बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसके साथ में मैं आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। पेपर की हम बात कर ले, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में जो है राजनीतिक प्रक्रिया। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को पेपर को। 75 नंबर का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलिएगा, सेक्शन ए के प्रश्नों को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि सोशल जो है जस्टिस क्या होता है, इसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं। फिर दूसरा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, जिसको हम आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा और सामाजिक न्याय, ये तो 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। मताधिकार क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा कि वयस्क मताधिकार क्या है। फिर सिंगल आपका सिटीजनशिप क्या है, संप्रदायवाद क्या है। अब इन सभी प्रश्नों को हम आंसर जो है एक एक करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलेगा, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय होता क्या है। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो है कि हर किसी की जो है मानवाधिकारों का जो है सम्मान किया जाए और जो है उन्हें समान अवसर संसाधनों तक जो है पहुंच मिल सके, यही जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। और भी नीचे यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है कि सामाजिक न्याय का मकसद है समाज में जो है सामाजिक आर्थिक विषमताओं को जो है कम करना और जो है सभी नागरिकों को जो है सामाजिक समानता जो उपलब्ध कराना, इसका मकसद है। और भी नीचे इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सामाजिक न्याय में जो है किसी के साथ जो है सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक और जो है पूर्व ग्रहों के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सामाजिक न्याय जो है समाज के जो है कई पहलुओं में जो है निष्पक्षता और जो है समानता को जो है बढ़ावा ये देता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला देखिएगा कि लोकतंत्र क्या है, जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में फंसेगा। और जो अभी मैंने आपको कराया था, इससे पहला जो क्वेश्चन आपका था, वो भी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो चलिएगा, हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र जो है वह जो है शासन व्यवस्था को कहते हैं, जिसमें जो है जनता स्वयं जो है प्रत्यक्ष या जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है संपूर्ण जनता के हितों को दृष्टि में रखकर जो है शासन करती है। और अमेरिका के जो है जो कि अब्राहम लिंकन ने इसकी बहुत ही अच्छी परिभाषा दिया था एक भाषण के दौरान, जो कि 1863 में इन्होंने परिभाषा इसकी दिया था गेटिसबर्ग में। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है शासन का वह स्वरूप है जिसमें जो है जनता के लिए जनता के द्वारा जो है शासन होता है। ये परिभाषा आपने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। फिर लॉर्ड ब्राइस ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र जो है सरकार का वह रूप है जिसमें जो है राज्य सत्ता किसी जो है विशेष वर्ग के में जो है केंद्रित न होकर संपूर्ण जो है समाज के सदस्यों में निहित रहती है। और फिर डायसी ने इसकी परिभाषा दिया अपने शब्द में। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र जो सरकार का वह रूप है जिसमें जो है शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का जो है अपेक्षाकृत जो है एक बड़ा भाग होता है। इतनी आपको जो है परिभाषा लिखना है। अगला देखो भी कि वयस्क जो मताधिकार क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वयस्क मताधिकार जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि वैसे तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और सभी जो है वयस्कों अर्थात जो है भारत के जितने भी जो है 18 वर्ष की जिसकी उम्र हो चुकी है, तो उसको चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो यही दिया हुआ इसमें। तो उस अर्थात जो है 18 वर्ष की है उस या फिर उससे अधिक आयु के जो है नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो, ईसाई हो। शिक्षा का स्तर या फिर जात का स्तर या फिर जो है गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार है। और इसे जो सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। और यह जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू भी है। और वयस्क मताधिकार जो है लोकतांत्रिक समाज का एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण पहलू भी है। और इसका अर्थ यह है कि जो है कि सभी वयस्क जो है नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार है, यानी जो है 18 वर्ष या फिर जो उससे अधिक आयु के चाहे तो सभी को, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, तो सभी को जो है एक सामाजिक और आर्थिक जो है पृष्ठभूमि कुछ भी हो तो जो है वोट देने का उसका अधिकार है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला देखो एकल नागरिकता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में जो है एकल नागरिकता की जो है व्यवस्था है और भारत के संविधान के मुताबिक जो है पूरे देश के लिए जो है एक एकल जो है नागरिकता है, यानी जो है भारत में रहने वाले सभी लोग जो है भारत के नागरिक होंगे। वह जो है पूरे भारत में घूम सकते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। और जो है भारत में जो है एकल नागरिकता की कुछ जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से ली गई है।
और इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी, जैसे कि एकल नागरिकता की वजह से जो है देश के जो है सभी नागरिक एक ही जो है पहचान में के तहत रहते हैं, और एकल नागरिकता की वजह से जो है किसी भी जो है धर्म या जाति का जो है कोई भी जो है व्यक्ति बिना किसी सवाल के जो है पूरे देश में जो है घूम भी सकता है। तो इसका लाभ है, इतनी आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। फिर सांप्रदायिकता क्या होता है, तो अपने जात के परत, अपने धर्म के परत जो कट्टरपन होता है यही सांप्रदायिकता कहलाता है। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है, ठीक है। की हम बात कर ले तो सांप्रदायिकता तो है ये एक राजनीतिक और जो है आर्थिक एक विचारधारा है, और जिसमें जो है लोगों को उनकी जातीयता, धर्म, विश्वास और जो है मूल्यों के आधार पर समूह में जो है विभाजित किया जाता है। और यह जो है सांप्रदायिक आधार पर आधारित जो है सामाजिक संगठन या जो है धार्मिक या फिर जो जातीय संबद्धता के आधार पर जो है सामाजिक राजनीतिक समूह के प्रति जो है वफादारी को भी जो है संदर्भित करता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना। इसके कुछ महत्वपूर्ण इसका स्वरूप भी, जैसे कि जो है अलग धार्मिक या फिर जो है जातीय पहचान का निर्माण इससे होता है, और विभिन्न जो है समुदाय के सदस्यों के रूप में जो है पहचाने जाने वाले जो है लोगों के बीच में जो है संघर्ष को भड़काना, ये भी जो है सांप्रदायिकवाद कहलाता है। और जो है इन समूहों के बीच में जो है हिंसा को प्रोत्साहित करना, ये भी जो है सांप्रदायिकवाद को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न, जिसके केवल आपको 4 ही प्रश्न करना पड़ेगा, 3 से 4 प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन देखो, लोकतांत्रिकरण की अवधारणा आपको स्पष्ट करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, सभी को पता होगा। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। लोकतांत्रिकरण क्या है, इसकी हम बात कर ले तो इसका मतलब होता है राजनीतिक व्यवस्था को जो है ज़्यादा जो है लोकतांत्रिक बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है सत्तावादी सरकार से लोकतांत्रिक शासन की ओर जो है ये बदलाव होता है, और लोकतांत्रिकरण के जरिए जो है राजनीतिक अधिकारों और जो है नागरिक जो है स्वतंत्रता भी इससे बढ़ती है। और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो कई तरह के जो है राजनीतिक बदलाव भी होते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। इसके कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु भी, जैसा कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में कई तरह के जो है कारक असर डालते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, ऐतिहासिक विरासत, नागरिक समाज और जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं, ये सब इसमें बाधा डालती हैं कहीं ना कहीं देखा जाए। और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो है अभिजात वर्ग की भूमिका पर जोर देने वाले, जमीनी स्तर पर जो है रहने वाले बदलाव पर जोर देने वाले, ये दोनों अलग अलग मत के होते हैं। और लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो है समय लगता है, और नए संस्थाओं को जो है विकसित करने और जो उन पर भरोसा बनाने में जो है काफ़ी समय इसमें जो है लगता है। और लोकतांत्रिकरण की जो है जो लोकतंत्र की विपरीत प्रक्रिया को जो है लोकतांत्रिक पतन या फिर जो है निरंकुशता भी जो है कहा जाता है। यदि लोकतांत्रिक की प्रक्रिया विपरीत हो गई है तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, तो जो है निरंकुशता या फिर जो है इसको या फिर लोकतांत्रिक का पतन हम कहेंगे। इतनी परिभाषा आपको और लिख देना है। फिर अगला देखो, भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस दल की व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय प्रणाली जो है भारत लोकतंत्र की जो है सबसे विशिष्ट एक विशेषता भी है। और यह जो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश भर के जो है कई दल राजनीतिक सत्ता के लिए जो प्रतिस्पर्धा नहीं, जो संघर्ष कंपटीशन जो है करने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय की जो कार्यालय की जो है तलाश करते हैं। और जो है डेनमार्क, इटली, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन उन जो है देशों में से हैं जहां एक राजनीतिक दल है, वहां पर जो है एक दलीय व्यवस्था। लेकिन भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे दल होते हैं, इलेक्शन होता है क्योंकि खड़े होते हैं। और देखो, भारतीय दल प्रणाली एक जो है बहुदलीय प्रणाली को दर्शाती है, जिसमें जो है कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे जो है व्यक्तियों के जो है संगठित समूह और जो है स्वैच्छिक संघ जो एक समान और राजनीतिक विचारधारा साझा करते हैं, और जो है राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता प्राप्त करना और संवैधानिक तरीके से देश का प्रशासन करना चाहते हैं। और हम बात करें तो भारत का चुनाव आयोग जो है प्रणाली के तहत जो राष्ट्रीय और जो है राज्य स्तर पर भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देता है। और यदि वे जो है राज्य विधानसभा या फिर जो है लोकसभा के आम चुनाव में जो है लागू शर्तों को जो है पूरा करते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना बस। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है इसको हम समझेंगे। फिर संघ सरकार की किन्हीं जो है 2 विशेषता आपको बताना है, विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर 73वें जो है संशोधन अधिनियम के पहलू को आपको परीक्षण करना है। क्वेश्चन की 100% की गारंटी फंसेगा। अगला देखो, फिर इसमें देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है इसको समझो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर ले तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो है नागरिक जो है सीधे तौर पर निर्णय लेने में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसमें जो है लोग जो होते हैं नागरिक, ये सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं, जैसे कि कानून और नीतिगत जो है पहलुओं पर जो है मतदान करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है नागरिकों का निर्णय लेने पर जो है
अधिक जो है नियंत्रण होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका प्रबंधन करना समय लेने वाला और जो है कठिन हो सकता है। अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये इसमें नागरिक जो है अपनी और से जो है निर्णय लेने के लिए प्रतिस्पर्धा का जो है चुनाव करते हैं, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है नागरिकों की जो है भूमिका सीमित होती है और आमतौर पर जो है वे सिर्फ प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है मतदान करते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप भी है और इसका प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सहित जो है कई देशों में जो है किया जाता है। हालांकि जो है इससे भ्रष्टाचार और जो है असमान प्रतिनिधियों जैसे कि मुद्दे भी ये पैदा हो सकते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना इसकी भी। अगला देखो, संघीय सरकार की दो आपको जो है विशेषता बताना। तो इसकी दो विशेषता जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण और सत्ता का जो संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा, इसकी दो विशेषता। और भी इसकी विशेषता दी जैसा कि सरकार के जो है दो या दो से अधिक जो है स्तर होते हैं इसमें, और जो है सरकार के अलग अलग जो स्तरों का कानून, कराधान और जो है प्रशासन से जुड़े जो है क्षेत्राधिकार भी इसमें होते हैं। और संविधान के जो है मौलिक प्रावधानों में जो है बदलाव के लिए सरकारों के जो है दोनों स्तरों की जो है सहमति इसमें जरूरी होती है। और संविधान के में केंद्र और जो है राज्य सरकारों के बीच जो है विधायी कार्यालय और जो प्रशासनिक शक्तियों का जो है इसमें प्रावधान भी होता है। तो इतनी आपकी विशेषता लिखना था। अगला देखो, भारतीय जो संविधान 73वां जो संशोधन अधिनियम है ये क्या है, इसको आपको बताना है। तो 73वें जो संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा जो है 1994 में जो है भारत में एक पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी और इसके द्वारा जो है ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया था। तो 73वां जो संशोधन अधिनियम है इसके तहत जो है एक पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके द्वारा जो है जो ग्राम पंचायत है इसको एक दर्जा दिया गया था सार्वभौमिक। और जिस जो है राजस्व गाँव की जो जनसंख्या यदि 1000 से अधिक है तो उसे जो है ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। और एक प्रधान और जो है जनसंख्या के अनुसार जो है 7 या फिर जो है 15 सदस्य चुनने की व्यवस्था भी जो है की गई है। और 1000 से कम गांव की संख्या होने पर उसे जो है समीप की जो है ग्राम पंचायत से जो है जोड़ दिया गया है। और ग्राम पंचायत में जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की जो है व्यवस्था भी की गई। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगला भी देखो, गठबंधन शब्द से क्या समझते, जैसे कि गठबंधन की सरकार जैसे कि इस बार बनी है तो वही चीज़ इसमें है। इसमें अगला देखो, दबाव समूह की प्रकृति पर आपको विचार करना है, इस पर प्रकाश डालना। तो सबसे पहले गठबंधन क्या है, गठबंधन की हम बात कर लें तो जब जो है विधानसभा या फिर जो है लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है और जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर एक बहुमत बनाते हैं, प्राप्त करते हैं और सरकार का गठन करते हैं तो इसी को जो है हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बार क्या हुआ, पीएम वाला जो इलेक्शन हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने गठबंधन किया था, नीतीश सिंह के साथ किया था और भी एक लोग से किया था, तभी जो सरकार बनाई थी तो गठबंधन के माध्यम से। तो यही है, जब बहुमत नहीं प्राप्त होता है एक दल को, ठीक है, स्पष्ट सरकार बनाने के जो दूसरे दल से हाथ मिलाते हैं तो इसी को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिखना है बस। अगला देखो, दबाव समूह की जो प्रकृति पर आपको प्रकाश डालना है, इसके कुछ यहाँ से बारे में भी आपको बताना है। तो दबाव समूह की हम बात कर ले तो दबाव समूह होता है कि लोगों का एक संगठित समूह होता है और यह समूह जो है अपने साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो काम करते हैं। और दबाव समूह का मकसद जो होता है सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीतियों में जो है बदलाव लाना है। और दबाव समूह के जो सदस्य कुछ खास हितों को लेकर जो एकजुट होते हैं और जैसे कि जो किसी फैक्ट्री के जो कर्मचारी अपने हितों की बढ़ावा देने के लिए जो है ट्रेड यूनियन में जो है संगठित होते हैं। और जैसे कि दबाव समूह में कार्यपालिका किसी विचारधारा भी जो है वैचारिक लक्ष्य से जो है संचालित नहीं होती है। और दबाव समूह का मकसद जो है हितों का जो है संरक्षण और अभिव्यक्ति, समूहीकरण और जो है सरकार पर जो है ये दबाव डालना होता है। और दबाव समूह को जो है लोकतंत्र प्रक्रिया का एक अहम जो है और उपयोगी जो है तत्व भी माना जाता है। और सरकार को जो है नीतियों को तैयार करने और जो है लागू करने के दौरान इस संगठित समूह को जो है परामर्श करना जरूरी होता है। इतनी परिभाषा लिखना। महिला सशक्तिकरण क्या है, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, एग्जाम में फंसेगा। फिर सेक्शन SSC आपका स्टार्ट होगा, इसमें फिर देखेंगे। तो महिला सशक्तिकरण क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में समझेंगे। महिला सशक्तिकरण को जो है बेहतर आसान शब्दों में परिभाषित किया गया है यहाँ से कि इससे जो है महिलाएं हैं इसको जो है शक्तिशाली बनाती हैं और जिससे जो है वो अपने जीवन से जुड़े जो फैसले हैं जो स्वयं ले सकती हैं और जो परिवार और जो समाज में अच्छे से रह सकती हैं और समाज में उनके जो है वास्तविक अधिकार को जो है प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, यही जो है महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला देखो,
एक लोकतांत्रिक राज्य में जो है राजनीतिक दलों की क्या भूमिका आपको बताना है। फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इस क्वेश्चन की गारंटी में लेता हूँ 100% की एग्जाम में फंसेगा। दोनों देखो। फिर राजनीतिक दल की हम बात कर ले तो यहाँ से जो है एडमंड ने इसकी परिभाषा दिया अपने शब्दों में। राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित रहता है, तो इसी को हम जो है राजनीतिक दल कहते हैं। फिर गिल्स क्राइट्स ने इसकी परिभाषा दी अपने शब्दों ने कहा है कि राजनीतिक दल की जो है परिभाषा देते हैं, उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दल जो है नागरिकों को एक ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ जो है समान विचारों के जो है आधार पर गठित होता है और जो है एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का जो है प्रयास करता है। तो यही आपका जो है राजनीतिक दल होता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के जो है आपातकालीन की हम बात कर ले, कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति जो है घोषित करने का अधिकार है। जो भारत का राष्ट्रपति मान लो अपने देश में कहीं पर खतरा है, बाहरी आक्रमण से भी कहीं दंगा हो रहा, तो वहाँ पर आपातकालीन की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है भारत का। और आपातकालीन स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पास जो है कई शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सैन्य, संचार, सैनल, परिवहन जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण, तो ये जो इस पर नियंत्रण कर सकता है। और जो है जैसे कि देखा जाए तो रेडियो स्टेशन को बंद कर सकता है, उसे नियंत्रित कर सकता है। तो ये जो अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को ये आपातकालीन की घोषणा करने का, तो आपका संविधान के जो अनुच्छेद आपका 352 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन की घोषणा जो है स्थिति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। और आपातकालीन की स्थिति जब तक जो है घोषित की जा सकती है तब जो है देश की सुरक्षा संकट में हो और किसी तरह के जो बाहरी हमले, युद्ध की आशंका या फिर सशक्त विद्रोह का खतरा हो। तो जो ये देखा जाए आपातकालीन जो स्थिति होती है ये कब इसकी घोषणा की जा सकती है, तो मान लो जो है जब देश की जो है सुरक्षा संकट में हो और किसी तरह का जो है बाहरी देशों से खतरा हो भारत को, तो भारत के जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण भारत में भी जिस भाग में खतरा है उसमें जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख देना है। वर्तमान में जो है राष्ट्र निर्माण में के समक्ष कौन सी चुनौतियां आपको बताना है। फिर जात के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई आपको देना है। तो राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां, जैसे कि बढ़ती गरीबी, देश के जो अलग अलग क्षेत्रों में असमानता और देश के अलग अलग समुदाय के बीच असमानता, ठीक है, और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देने के साथ साथ जो है राजनीतिक स्वार्थ को जो जोड़कर शासन करना और राष्ट्रीय एकीकरण के जो है बाधक तत्व जैसे कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता सभी हैं। और बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, बेरोजगारी, विकास का असमान वितरण, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी जो है कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करते हैं। अगला फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जात के लिए सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता क्यों है। देखो, सार्वजनिक रोजगार में जो अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए वंचित समूह के लिए जो है तैयार की गई सकारात्मक कार्यवाही से वंचित समूह का जो आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही उन्हें बेहतर भविष्य बनाने के लिए अध्ययन करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए आवश्यक होता है। इसलिए इसमें का आपको इतना परिभाषा आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। सारी मैंने शॉर्ट की परिभाषा कराई है, अब अपने अनुसार भी बनाकर ले सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाना। इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है सॉल्व कर रखा, आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलता है उन वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।